सो इस वीडियो में लीगल लेजर पे हम लोग बात करेंगे द एनाटॉमी ऑफ द लॉ सूट्स। ठीक है, ये विजुअल कमेंट्री बनाई है आप लोगों के लिए ऑर्डर 1 पे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमें पता लगेगा कि देर आर 4 फेजेज इन द सूट कंस्ट्रक्शन। वो क्या 4 फेजेज हैं? सबसे पहला फेज होता है कंस्ट्रक्शन का। आप कोई भी बिल्डिंग पे काम करते हैं, ऐसे ही हम लोग सूट का कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी सूट को। तो जब आप ऑर्डर 1 के रूल नंबर 1, 3, 5 टिल 7 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या फाउंडेशनल रूल होते हैं, है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को असेंबल करने के। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 3, 5 और 7 क्या कहते हैं। ठीक है, अभी आगे चलेंगे तब पता लगेगा। अब सेकेंड फेज क्या होता है कि भाई अब जो है मैनेजमेंट और सेपरेशन होगा। पहले कंस्ट्रक्शन हो गया, अब मैनेजमेंट और सेपरेशन होगा फेज़ 2 में। इसमें क्या है, रूल नंबर 2 और 3A का रूल आता है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है नेटवर्क में, जो नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट गए हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो अनटैंगल कर दे, मतलब सेपरेट सूट ऑर्डर कर दे। अगर प्लेंटिफ यहाँ पे ज्वाइन करता है बहुत सारे लोगों को, या डिफेंडेंट फालतू के ज्वाइन हो गए हैं और वो शोर मचा रहे हैं, तो वो सेपरेट सूट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज आता है हमारा कलेक्टिव एक्सेप्शन। ठीक है, कलेक्टिव एक्सेप्शन, इसका बात है कि मतलब इसकी बात करें तो रूल नंबर 8 एंड 8A जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इसीलिए हमने इसको यहाँ कलेक्टिव एक्सेप्शन कहा है, क्योंकि हम यहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान ना इस वाली चीज़ को लेकर ही चलते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है कि भाई जो जिसका मैटर है रिलेटेड प्लेंटिफ से, वही प्लेंटिफ की तरह डील करेगा, और जिसका डिफेंडेंट से रिलेटेड है वही डिफेंडेंट की तरह ज्वाइन करेंगे। आगे वाली स्लाइड में मैं इसमें डिटेल पे बात करूँगी, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब तक आपका जो मैटर में इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप सूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, और जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं सूट में उन सभी को ज्वाइन करना पड़ता है। पर रूल नंबर 8 और 8A इसका एक्सेप्शन है, तो हम उसकी डीलिंग बाद में करेंगे। ठीक है, अब फेज नंबर 4 में आता है डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर। अब गड़बड़ कर दी भाई, इंसान है तो गड़बड़ तो होगी, इंसान है तो भाई गड़बड़ तो होगी। तो अब कोर्ट घुसेगा बीच में, डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर की डील करता है 9, 10 एंड 13। ठीक है, 9, 10 और 13 रूल में हमने ये दर्शाया कि कोर्ट कैसे मदद करता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की। अगर उनसे कोई गलती होती है तो ढंग से सूट कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, अप्लाइंग द स्टैट्यूटरी क्योर्स एंड वेवर ऑफ द गाइडलाइंस। ओके, तो हमने क्या 4 फेजेस पढ़ लिए कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहला भाई कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड सेपरेशन होता है, 2 अलग ट्रायल बोले जाते हैं, उसके बाद क्या कलेक्टिव एक्सेप्शन आता है, और उसके बाद डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर की बात आती है। तो ये 4 सेक्शंस को जब आप अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम एल्गोरिथमेटिक लॉजिक ऑफ जॉइंटर समझते हैं। ऑर्डर नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 1 में आते हैं रूल नंबर 1 एंड 3। जब भी हम ये बोलते हैं कि एल्गोरिथमिक लॉजिक ऑफ जॉइंटर क्या होता है, ठीक है, अब क्या है कि हम जाने कैसे कि कौन कौन प्लेंटिफ बन सकता है, कौन कौन डिफेंडेंट बन सकता है। ठीक है, उसका ये टेस्ट है, ये 2 डायमंड दिख रहे हैं, ये 2 टेस्ट है भाई साहब। हम ये पूछेंगे कि क्या जो राइट टू रिलीफ है वो सेम एक्ट या सेम ट्रांजैक्शन से या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा है, और अगर हाँ तो क्या कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अराइज होगा अगर हम सेपरेट सूट ऑर्डर करते हैं। तो एक चीट कोड आप याद रखें, जैसे वाइस सिटी का चीट कोड होता है ना, एक गेम खेला करते थे हम लोग, तो उस तरीके से आप याद रखें कि सेम एक्ट है ना या ट्रांजैक्शन का मैटर है ना, और अगर वो बंदे 2 डिफरेंट सूट लाएं तो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा क्या। अगर हाँ तो भाई वो प्लेंटिफ यार यार हैं और वो दोनों इकट्ठे ही सूट फाइल कर सकते हैं। देयर कैन बी द जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ। द सिमिलर टेस्ट अप्लाई फॉर डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ हम सूट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जब सूट किया जा रहा है तो वो डिफेंडेंट बन जाएगा। अगर 2 जने ऐसे हैं जो डिफेंडेंट हैं किसी के प्रति, और उनका जो है डिफेंड करने का राइट सेम एक्ट या सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा है, या फिर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ आएगा अगर उन्हें अलग अलग स्यू किया गया, तो अगर उन्हें मौका मिलता है किसी सूट में अपने आप को अलग अलग डिफेंड करने का, तो वो डिफेंडेंट की तरह ज्वाइन किए जा सकते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं, जब ये दोनों ग्राउंड जब मिल जाते हैं ना, या तो सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन हो या फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ आ सके, और ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो वैलिड जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ होता है रूल नंबर 1 में
और वैलिड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट होता है रूल नंबर 3 में। अगर हम इनके केस लॉज देखें तो हमें पता लगेगा कि वैलिड जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ कब होता है, मतलब जब आपके ये दोनों जो इश्यूज़ हैं उनमें येस येस आ रहा हो, है ना, तो वैलिड जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ हो जाएगा। और जब इन दोनों इश्यूज़ में येस येस आए तो वैलिड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट भी हो सकता है। इसके लिए एकदम से रेलेवेंट केस तो नहीं है, बट हाँ अगर आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़े तो आप वैलिड जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ के लिए जवाहर रॉय वर्सेस प्रेमजी बी मनसता 1977 को ज्वाइन कर मतलब लिख सकते हैं। इसमें है जॉइंट प्रोमिसी कैन मेक अदर जॉइंट प्रोमिसी अ को डिफेंडेंट इवन विदाउट प्रूविंग अ रिफ्यूजल टू जॉइंट प्रोमिसी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बंदों ने प्रॉमिस किया ए को कि हम तुम्हारा काम करेंगे। ए ने स्यू कर दिया, सी और डी है ये, ठीक है, ए ने स्यू कर दिया सी को, तो वो डी को भी ज्वाइन कर सकता है एज अ को डिफेंडेंट, क्योंकि वो जॉइंट प्रोमिसी थे सी और डी, ठीक है। तो जॉइंट प्रोमिसी कौन कौन थे, सी एंड डी, ठीक है। तो अगर वो डी के खिलाफ सूट कर रहा है तो वो सी को भी को डिफेंडेंट की तरह ज्वाइन कर सकता है, भले ही ए ये प्रूव ना करे कि जब मैंने सी से बोला तो उसने मेरे को मना किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जॉइंट प्रोमिस ही था, तो आप उसको को डिफेंडेंट बना सकते हैं। अगर हम वैलिड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट की बात करें तो वो रूल 3 में डील किया जाता है, और उसमें साफ बताया गया है कि भाई ईश्वर भाई चंद्र पटेल 1999 का केस है कि जॉइंडर ऑफ द पार्टीज इनहेरेंटली इन्वॉल्व द जॉइंडर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। तो आप सभी को पता होगा कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। कॉज ऑफ एक्शन है कि भाई एक बंदे का राइट दूसरे बंदे ने इन्फ्रिंज कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया, मतलब उसका राइट उसे दिया नहीं, है ना। कोई ए ने प्रॉमिस किया था बी को 2 किलो चावल देने के लिए, ठीक है, राइस 2 kg राइस देने के लिए बी को उसने प्रॉमिस करा, ठीक है, पर उसने 31st को देने थे और उसने मना कर दिया। ए ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे रहा, तो बी का यहाँ राइट था 2 kg चावल लेने का, पर ए ने मना कर दिया, ठीक है, उसने नहीं दिए, तो उसका राइट इन्फ्रिंज हो गया कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो इसे अब क्या है, बी के पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, ए को स्यू करने का, मतलब ए को स्यू करने का, स्यू का मतलब क्या होता है, मतलब उस पर केस करने का कि भाई मेरे 2 किलो चावल दो क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, तो इसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। तो जब हम बहुत सारे डिफेंडेंट को इकट्ठा करते हैं ना, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट लिखा ना यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की, तो जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी होता है। कॉज ऑफ एक्शन क्यों, देखो ए जो है यहाँ पे डिफेंडेंट है क्योंकि उसने चावल नहीं दिए, है ना, तो ऐसे उसमें क्या हो गया, कॉज ऑफ एक्शन को हम COA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आगे की वीडियोस में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी क्या है, अगर बहुत सारे प्लेंटिफ्स को ज्वाइन करता है, डिफेंडेंट को ज्वाइन करता है ना, ABC, सपोज यहाँ E है, नया एग्जाम्पल शुरू कर रही हूँ, कन्फ्यूज मत होना। तो क्या है, इसने बहुत सारे डिफेंडेंट को ज्वाइन कर लिया, तो इन सब के प्रति जो कॉज ऑफ एक्शन है वो भी तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रहे हैं ना। तो इसलिए ईश्वर भाई चंद्र पटेल में ये कहा था है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज इनहेरेंटली इन्वॉल्व द जॉइंडर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मिस जॉइंडर हो गया, भाई मिस जॉइंडर हो गया। मिस जॉइंडर का मतलब क्या होता है कि जब ये दोनों जो क्राइटेरियाज हैं ये वैलिड साबित नहीं हो रहे हैं, मतलब ना तो कॉज ऑफ एक्शन, ना तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और ना ही जो दिक्कत हो रही है वो सेम एक्ट से या सेम ट्रांजैक्शन से हो रही है। देखो एक बार ब्रीफ करूँ तो ना तो सेम एक्ट इन्वॉल्व है ना, और ना ही क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम आएगा अगर हम डिफरेंट सूट करें तो, और आप तब भी उसको पार्टी बना के बैठे हो, या तो तुम डिफेंडेंट बना रहे हो या प्लेंटिफ बना रहे हो, तो जब ये दोनों चीज़ें इन्फ्रिंज हो जाएगी तो क्या कहेंगे कि मिस जॉइंडर ऑफ सूट हो गया ना, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी, सॉरी मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या लिखा है, मिस जॉइंडर कब होता है, जब आप ये दोनों कंडीशंस को इन्फ्रिंज करते हैं या ये दोनों कंडीशंस एब्सेंट होती हैं और आप लोग इकट्ठे आ गए भैया सूट में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वगैरह जो भी तुम्हें बनना है वो बन के, और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो ऐसे केस में क्या है, मिस जॉइंडर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 क्या कहता है इसमें कि नो यूनिवर्सल इंटरेस्ट, मतलब ऐसे अभी हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर डिफेंडेंट का इंटरेस्ट हो सूट में। जो प्लेंटिफ जो है रिलीफ मांग रहा है ना हर डिफेंडेंट से, तो ज़रूरी नहीं है इस वाले डिफेंडेंट के रिलीफ से कोई इंटरेस्ट हो। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, नो यूनिवर्सल इंटरेस्ट। अब क्या है, अगर मैं जूम आउट करूँ, नेटवर्क वेरिएशन एंड एज ऑफ द केसेस, इसको हम लोग अभी मतलब लिटिगेशन नॉड आप देख रहे हो ना, पर हम लोग लिटिगेशन कैसे होता है उसकी एक प्रक्रिया देख रहे हैं, एक प्रोसेस देख रहे हैं, ये नॉड है, ठीक है, सब इंटरलिंक्ड होता है। तो अब क्या है, नो यूनिवर्सल इंटरेस्ट का वेरिएशन आ गया, वेरिएशन मतलब बदलाव, ठीक है, बदलाव आ गया, हम जो जितनी भी कहानी बुन रहे थे उसमें बदलाव आ गए हैं, वेरिएशन आ गए हैं, है ना। तो एक स्पेशल रूल है कि नो यूनिवर्सल इंटरेस्ट,
A suit is not bad for misjoinder simply because every defendant is not equally interested in the relief claim. अब misjoinder हमने पढ़ा था कि जब ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं, है ना, और वैलिड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स ये है कि भाई आप बहुत सारे डिफेंडेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इस वाले डिफेंडेंट के खिलाफ जो पी इंटरेस्ट मांग रहा है, मतलब रिलीफ मांग रहा है, इसमें कोई इसका वास्ता नहीं है, तो आप मिसजॉइंडर नहीं करेंगे केवल इस बात पे, ठीक है। जनरल रूल ये है कि अगर ये इन्वॉल्व है तो आप जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट कर सकते हैं, और केवल इस बात पे वो इनवैलिड या मिस जॉइंडर नहीं होगा कि भाई एक डिफेंडेंट का जिसको ज्वाइन किया था दूसरे डिफेंडेंट के साथ, इन दोनों का आपस में जो रिलीफ ये दोनों देंगे पी को, उनका कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। इस बात पे नहीं होने का है, ठीक है। अ सूट इज़ नॉट बैड फॉर मिसजॉइंडर सिंपली बिकॉज एवरी डिफेंडेंट इज नॉट इक्वली इंटरेस्टेड इन द रिलीफ क्लेम। अब रूल नंबर 6 बात करते हैं जॉइंट एंड सेवरली लाइबिलिटी। प्लेंटिफ में ज्वाइन ऑल और एनी अदर पर्सन जॉइंटली और सेवरली लाइबल अंडर द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द हुंडीज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज आपने एनआई एक्ट में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं छोटा सा बता देती हूँ कि बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है। कि मैं कहता हूँ मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं एक बंदे को एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं उसको पेमेंट दे दूँगा, मैंने 2000 का चेक दे दिया, है ना, चेक दे दिया। वैसे तो चेक इसमें लिखा नहीं है एक्सप्रेसली, पर जो कस्टम्स है ना, जिसमें पुराने ट्रेड वगैरह चल रहे हैं, पुराने वे से मर्चेंटाइल वर्क कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे हुंडीज़ देते हैं। मतलब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आज, मैंने अगर तुमसे गुड्स परचेज़ करे हैं तो मैं कल तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। और अगर ये इसमें ना बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं, मतलब ए ने बोला मैं भी दूंगा, बी ने, सी ने, डी ने, ये 4 लोगों ने कहा कि भाई तुम अभी ना हमें सप्लाई कर दो गुड्स और हम ना तुम्हें बाद में पैसे देंगे। सपोज़ ये है एक गन्ने का डीलर, ठीक है, ये फार्मर है, ठीक है, और इन लोगों की शुगर केन की फैक्ट्री है। इसने ये बोला कि तुम, फार्मर को ये बोला कि तुम ना हमें गन्ने दे दो फिलहाल, जब शुगर मिल से पैसे आएंगे तब हम तुम्हें ये दे देंगे, ठीक है, अब पैसे दे देंगे तुम्हारे गन्ने के। तो अब क्या है, ये ए बी सी डी जॉइंट एंड सेवरली लाइबल हो गए, इन द सेंस कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने फार्मर के साथ किया था कि जब हमें पैसे मिलेंगे हम तुम्हें शुगर केन के बाद पैसे दे देंगे, ये जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो गए क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने डील किया था। तो जो ये फार्मर है, अगर ये आगे चल के सूट करता है तो इन तीनों पे केस कर सकता है ये, ठीक है, इसकी इच्छा रही तो ये तीनों पे कर सकता है और एक से भी पैसे वसूल सकता है। क्योंकि सेवरल मतलब और जॉइंट मतलब, सेवरल मतलब कि अकेले भी सी लाइबल हो सकता है और ए और बी के साथ भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अकेले कर देगा तो बी और सी तो बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फार्मर ने ए बी सी को केस ना करते हुए केवल सी को स्यू करा, तो अब क्या है, फार्मर जो है सी से तो पैसे ले लेगा, ठीक है, अब ये सी नया सूट करेगा ए और बी से पैसे हड़पने के लिए कि भाई तुम लोगों की वजह से मैंने इसको पैसे दिए, हम सब एक साथ लाइबल थे, तो अब तुम मुझे पैसे वापस करो, ठीक है। तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी समझ में आ गया। जॉइंट मतलब ए बी सी तीनों को वो इकट्ठा करके स्यू कर सकता है, और सेवरल मतलब केवल सी को स्यू करे और फिर उससे पैसे हड़पने के बाद अब सी जाने उसको ए और बी से कैसे वसूली करनी है। उसके बाद हम रूल नंबर 7 पे आते हैं, डाउटफुल डिफेंडेंट। अब बेचारे प्लेंटिफ को ये पता ही नहीं है कि उसको पैसे लेने किससे हैं, ठीक है, तो उसको लगता है कि भाई मेरे ए से भी बनते हैं, बी से भी बनते हैं पैसे, सी से भी बनते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये बी देगा, ए देगा या सी देगा। तो ऐसा करता हूँ, तीनों को जोड़ देता हूँ। तो जब डाउटफुल होता है ना डिफेंडेंट कि भाई किसके पास से उसको पैसे मिलेंगे, तो क्या कर सकता है, सबको इकट्ठा ज्वाइन कर सकता है। अब रूल नंबर 2 और 3A की बात करते हैं। अब इतनी जो ज्वाइनिंग की है, इतने सारे लोगों को तुमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, तो जहाँ पे बहुत भीड़ होती है वहाँ पे तहलका तो बचता ही है, मतलब केओस हो जाता है, अगर सही बताएं तो केओस हो जाता है, हल्ले मच जाते हैं कि भाई लड़ाई भी हो जाती है कभी कभार। तो अब क्या है, ये सारे जितने भी इकट्ठे थे ये भीड़ भसड़ मचा रहे हैं। मतलब सपोज शुगर केन वाला एग्जांपल ले लें, इसने ए बी सी तीनों जो शुगर मिल के मालिक थे इन्हें स्यू कर दिया, ठीक है, स्यू का मतलब अभी हमने पढ़ा था, इन पे केस कर दिया, ठीक है। अब ए बी सी साथ में हंगामे काट रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो लायबल नहीं हूँ, अरे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ठीक है। तो इन सबका ये सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर सकता है कोर्ट कि भाई ये डिले ना करे, कभी बी का विटनेस नहीं आ रहा है, कभी ए का विटनेस नहीं आ रहा है, ये खींच रहे हैं ट्रायल को और उससे दिक्कत हो रही है फार्मर को। तो क्या है, ऐसे में हम लोग इसका जो है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका ये देखो, बिफोर ऐसे केओस हो रहा था बहुत, मतलब गड़बड़ हो रही थी,
जुडिशियल डिस्क्रिशन मतलब कोर्ट की मर्जी से इन्होंने अलग अलग ट्रायल कर दिए, अब ठीक से दिख रहा है। आप इमेज से समझिए, पहले ऐसे हो रहा था बहुत सारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ज्वाइन करने के बाद, अब जुडिशियल डिस्क्रिशन जब आई तो ये अलग अलग हो गए। अब हम कोर प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि रूल नंबर 2 और 3A का मतलब क्या है। 3A बाद में ऐड किया गया था 1976 अमेंडमेंट के थ्रू, जब ये रियलाइज़ हुआ कि यार इसकी भी ज़रूरत है। अब कोर प्रिंसिपल क्या है इनकी, ये जो कैंची चली है यहाँ पे काट के कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई अलग अलग रहेंगे, इसका मतलब क्या है। जूरिस्प्रूडेंस प्रायोरिटाइजेज अ फेयर एंड एफिशिएंट ट्रायल ओवर द स्ट्रिक्ट ज्वाइंडर। स्ट्रिक्ट ज्वाइंडर मतलब आप स्ट्रिक्ट का तो मतलब यार सबको पता होता है, एकदम स्ट्रिक्टली सब चीज़ों को ज्वाइन करने की बजाय, एकदम स्ट्रिक्टली सब कुछ ज्वाइन करने की बजाय अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल रहेंगे तो एफिशिएंट ट्रायल जो है इंश्योर हो सकता है। ठीक है, अब ट्रिगर क्या है, अगर आप एम्बेरसमेंट ऑफ ट्रायल हो रहा है, डिले हो रही है प्रोसीडिंग, है ना, बेचारों के राइट्स, फार्मर के राइट्स ख़राब हो रहे हैं, सब लोग तहलका मचा रहे हैं, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, प्लेंटिफ जो है या तो उनसे कह दो कि तुम खुद अलग हो जाओ, अगर ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ हुआ है, बहुत सारे फार्मर आ गए थे तो, है ना, तो तुम लोग अलग अलग हो जाओ, या फिर सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर दे कोर्ट खुद ही, उनकी पूछे भी ना फार्मर से कि भाई तुम्हें अलग होना है या नहीं, कोर्ट खुद ही कर देगा कि भाई उसे दिख रहा है कि जस्टिस नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट सेपरेट कर देगा। अब क्या, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल का केस आता है, और ऑर्डरिंग द सेपरेट ट्रायल इज प्योरली द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब कलेक्टिव का एक्सेप्शन पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में डील करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट को हम अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या है, बहुत सारी पार्टी होती है। आप ये फनल देखो, है ना, इस फनल के डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पे बहुत सारी न्यूमरस पार्टी होती है और एक डेफिनेट रिकग्नाइजेबल बॉडी होती है, सेम इंटरेस्ट होता है बंदों का। ठीक है, और कोर्ट की जो परमिशन है वो मैंडेटरी होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी पार्टी हैं, एक बंदे को वो चुनते हैं कि तुम हमारे बिहाफ से जाके लड़ लो क्योंकि हमारा सेम ही तो इंटरेस्ट है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है ना। जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, किसी एक ही फार्मर को बोला कि भाई तुम ही जाके लड़ दो मिल के मालिकों के खिलाफ, और जो भी डिक्री आएगी, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का मिल के मालिकों के खिलाफ, वो हम सब पे लागू होगा और हम उस बात के लिए तैयार हैं। पर ये जो एक फार्मर चुना जाएगा ना, जैसे रामू को चूज़ कर लिया उन्होंने, रामू एक फार्मर है जो पूरे गांव के फार्मर्स के हित के लिए शुगर मिल वालों के मालिक से लड़ रहा है ना, पैसों के लिए। इन सब की कंसेंट ज़रूरी है कि भाई ये रामू को ही बनाना चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, और रामू को कोर्ट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इन लोगों का जो है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट आया हूँ, आप क्या मुझे इस केस में रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे? तो ये भैया रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा रामू जी। ठीक है, अब क्या है, रेस जुडिकाटा का इफेक्ट यहाँ पे क्यों लिखा है भला? अब जो रामू ने जो करा है ना केस सारे फार्मर्स के साथ, तो अब रामू पे जो भी डिक्री आएगी वो सभी फार्मर्स पे बाउंड होगा, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का उसे डिक्री कहते हैं, और वो सारे फार्मर्स पे लागू होगा। अब कोई डिसीजन आ चुका है तो आप उस बारे में ना बार बार केस नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिफेंडेंट को ना दो मतलब वेक्स ट्वाइस नहीं कर सकते। वेक्स ट्वाइस का मतलब हम 2 बार उसे सज़ा नहीं दे सकते। तो रेस जुडिकाटा के जो सेक्शन नंबर 11 है उसका एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के अंदर आ जाएंगे अगर रामू के लिए जो भी डिक्री आएगी वो सब पे लागू होगी, और फिर बाकी जो फार्मर्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि रामू हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के शुगर मिल के मालिकों से लड़ेगा, वो अलग से जाके केस नहीं कर सकते शुगर मिल के मालिकों के लिए, क्योंकि उसने ही ये बोला था कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि रामू जाके लड़ेगा। अब इन फिल्टर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट में। न्यूमरस पार्टी होती है, ठीक है, मस्ट बी डेफिनेट एंड रिकॉग्नाइजेबल बॉडी, मतलब फार्मर्स हैं तो फार्मर्स ही हैं। ठीक है, ये नहीं कोई फार्मर है, कोई वर्कर है, कोई चीनी वाला आ गया अलग से पैकेट बंद करके जो बेचते हैं रिटेलर्स, नहीं, एक रिकॉग्नाइजेबल बॉडी होनी चाहिए जिसे कोर्ट भी समझ जाए कि भाई किसका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। अ मेयर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इनसफिशिएंट, तो कम्युनिटी इंटरेस्ट मस्ट बी शेयर्ड। ठीक है, तो कम्युनिटी है ना फार्मर्स की, तो एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर हो रहा है, कोर्ट की परमिशन बहुत ज़रूरी है। ये पहले ही अगर आप देखो, सुनो मेरी बात, जब रामू आएगा ना शुगर मिल के मालिकों के खिलाफ, तो बाकी सब फार्मर्स को नोटिस भी देगा। देखो आप एक बात बताओ, जब वो बेचारे मासूम फार्मर्स रामू को अपना वो बना रहे हैं मसीहा कि भाई तुम जाओ कोर्ट में लड़ो, तो रामू की ड्यूटी बनती है ना कि वो बाकी फार्मर्स को नोटिस दे कि भाई मैं कोर्ट पहुंच चुका हूँ और ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ। अगर उसने नोटिस ही नहीं दिया बाकी मासूम फार्मर्स को, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो तो खतरे में चला जाएगा ना, ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए अगर आप नोटिस नहीं देते हैं ना, रामू नोटिस नहीं देता,
है ना, रामू नोटिस नहीं देता, तो ये रूल नंबर 8 का मैटर ही नहीं होगा, क्योंकि उसने नोटिस देने की कंडीशन को पूरा ही नहीं करा, और जब कंडीशन पूरी नहीं हुई तो रिप्रेजेंटेटिव सूट भी नहीं होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं होगा। अब एक ना सीपीसी में आप जाके सेक्शन नंबर 99 जब बेयर एक्ट में खोलोगे तो उसमें लिखा है कि भाई कोई डिफेक्ट है ना तो हम उसको क्योर कर लेंगे अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व हो तो। पर अगर रामू ने ये नोटिस नहीं दिया ना तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटी नहीं है, मतलब इसको हम लोग नकार नहीं सकते कि भाई चलो ठीक है जस्टिस है ये वो, ऐसा नहीं है। नोटिस चाहिए तो चाहिए, उसको फिर सेक्शन नंबर 99 भी नहीं बचा सकता, सेक्शन नंबर 99 भी, दैट इज़ 99 भी नहीं बचा सकता। प्रीएम्प्टरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, एब्सेंस ऑफ द नोटिस कैन नॉट बी क्योर्ड अंडर सेक्शन नंबर 99। ठीक है, अब शैडो इफेक्ट क्या है, यही है रेस जुडिकाटा का इफेक्ट, मतलब द डिक्री बाइंड्स ऑल द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी इवन दो दे आर नॉट ऑटोमेटिकली नेम्ड एज प्लेंटिफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रूल 8 के लिए मैंने कुछ केस लॉज भी डाले हैं। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस जी नारायण में कहा गया था कि सैंक्शन फ्रॉम द सैंक्शन मतलब परमिशन, जैसे पुराने फार्मर्स के लिए हमने परमिशन ली थी ना, सैंक्शन फ्रॉम द इंटरेस्टेड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर हैंड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स आर बाउंड बाय द डिक्री बट डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम पार्टी अनलेस एक्सप्रेस बाय कोर्ट। अब क्या है कि रामू ने बाकी फार्मर्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, बट वो बाकी फार्मर्स ना अपने आप में पार्टी टू द सूट नहीं बन जाएंगे। पार्टी तो मतलब प्लेंटिफ तो केवल रामू को ही माना जाएगा, प्लेंटिफ केवल रामू को ही माना जाएगा। रामू बाकी फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनको नोटिस दे रहा है कि मैं ऐसे सूट लेने जा रहा हूँ, केवल इस बात से बाकी फार्मर्स पार्टी टू द सूट नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अगर सेक्शन नंबर 11 एक्सप्लेनेशन 4 का मैटर ये लोग घसीट के लाए हैं इसमें, तो उसका मीनिंग यही होता है कि आप उस डिग्री से बाउंड हैं, भले ही आप पार्टी भी ना हो, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगा रहे हैं ना, मतलब हम मान के चल रहे हैं आप पे लग गया रेस जुडिकाटा। अब सर्वाइवेबिलिटी क्या लिखा है, ये द सूट डज नॉट अबेट ऑन द डेथ। अच्छा ठीक है, अब क्या है, रामू मर गया, रामू मर गया, अब क्या करें, तो सूट जो चल रहा है ना शुगर मिल के मालिकों के खिलाफ, रामू के मरने से नहीं रुक जाएगा वो। अब क्या है, एक था शाम, ठीक है, शाम था, बहुत अच्छा फार्मर था वो भी, तो शाम को सब्सटीट्यूट कर देंगे, शाम को बना देंगे भैया रामू की जगह कि भाई तुम मसीहा बन के हमारी लड़ाई लड़ो, रामू तो मर गया बेचारा लड़ते लड़ते, सूट का इतना लंबा खिंच गया है टाइम, तो अब बस हमें तुम ही बचा सकते हो, तो शाम को बना दिया हमने नया रिप्रेजेंटेटिव। तो रामू के मरने से, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव के मरने से सूट रुक नहीं जाएगा, ठीक है, चलता रहेगा, पर अब कोई और लड़ेगा। अब राइट टू लिटिगेट इंक्लूड्स द राइट टू कॉम्प्रोमाइज विद द नोटिस ऑफ द कोर्ट। अब क्या है, हम चलो रामू को जिंदा करके एक बार दोबारा से प्रीवियस एग्जांपल में समझते हैं कि रामू जो है सुलह करना चाह रहा है शुगर मिल के मालिकों से, शुगर मिल के मालिकों से ये सुलह करना चाह रहा है कि भाई आपसी समझौते से हम लोग इस बात को टाल देते हैं, जो भी हुआ ठीक है। तो अब रामू ने क्या करा, वो कहता है भैया आप हमें 2 लाख रुपए दे दो, जो भी हमने आपको गन्ने दिए हैं शुगर मिल के मालिकों से। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम सूट तो ख़त्म करो, हम देने को तैयार है तुम्हें। पर रामू ना ये बिना बाकी बचे फार्मर्स की कंसेंट के ये काम नहीं कर सकता, उसे बाकी फार्मर्स की कंसेंट भी चाहिए होगी। तो इससे हम ये रूल समझते हैं, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में तो कोर्ट की परमिशन तो लगेगी। और कोर्ट की परमिशन क्यों लगेगी, क्योंकि कोर्ट इन सब छोटे छोटे फार्मर्स के इंटरेस्ट को भी देखेगा। कोर्ट इन छोटे छोटे फार्मर्स से भी पूछेगा कि क्या आप चाहते हैं कि समझौता हो, क्योंकि रामू अकेला नहीं है, रामू आप सबके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि अ डिक्री डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट इंडिविजुअल क्लेमिंग इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेटिव। अब मैंने आपको बहुत पहले पिछली साइड में बताया था कि नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है बाकी लोगों को, ठीक है, कि भाई जो भी जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सबको नोटिस जाएगा कि मैं रामू भेजेगा कि यार ऐसे ऐसे मैं सूट कर रहा हूँ तुम्हारे बिहाफ पे। सपोज उसने क्या करा, नोटिस ही नहीं दिया, तो रूल नंबर 8 की कंडीशन वैलिड ही नहीं हुई, कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो वो रूल 8 का सूट ही नहीं हुआ। तो अगर ऐसे सिचुएशन में रामू ने किसी को नोटिस नहीं दिया था और शुगर मिल के मालिकों के हित में डिसीजन आ गया, तो बाकी बचे फार्मर उससे बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही रूल नंबर 8 का केस था ही नहीं, क्योंकि रामू ने कभी नोटिस दिया ही नहीं। तो ये अहमद अदम वर्सेस ME मकरी में हेल्ड हुआ था। तो इसका मैंने एक छोटे से बॉक्स में भी बनाया, इफ़ अ प्लेंटिफ फेल्स टू फुलफिल रूल नंबर 8 नोटिस रिक्वायरमेंट द डिसीजन विल नॉट बाइंड द ग्रुप दे क्लेम टू रिप्रेजेंट।
जब हम लोग पार्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि नेसेसरी पार्टी कौन होते हैं, प्रॉपर पार्टी कौन होते हैं। नेसेसरी पार्टी वो होते हैं जो जिनके बिना डिग्री पास ही नहीं हो सकती, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, ठीक है। और प्रॉपर पार्टी वो होते हैं जिनकी मदद से कोर्ट एक अच्छा डिसीजन ले, कोर्ट बस एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा अगर प्रॉपर पार्टी होंगे। इसको मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में डील करूँगी अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो अगर नेसेसरी पार्टी नहीं होती तो सूट जो है फेटल हो जाता है, और प्रॉपर पार्टी नहीं होती तो सूट जो है क्योरेबल रहता है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस एंड प्रेसिडेंट्स, स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस मैंने पूरा यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बलवंत एन विश्वामित्रा वाला केस है आपका प्रॉपर पार्टी के लिए, कि अगर इविक्शन का सूट है, मतलब हम किसी टेनेंट को बाहर भेज रहे हैं, मतलब घर से दखल अंदाज कर रहे हैं, तो सब टेनेंट जो है प्रॉपर पार्टी होगी बट नेसेसरी पार्टी नहीं होगी। सब टेनेंट का कॉन्सेप्ट मैं दूसरी वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। अब क्या है, मल्टीफेरियसनेस ऑफ द सूट एक होता है वर्ड, जब हम लोग कॉज ऑफ एक्शन और पार्टी दोनों ही गलत ज्वाइन कर देते हैं। मिस ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन टुगेदर लीड्स टू मल्टीफेरियसनेस ऑफ द सूट। मिस ज्वाइंडर मीन्स ज्वाइनिंग अ पार्टी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड, है ना। एंड नॉन ज्वाइंडर इज फेलिंग टू ज्वाइन अ पर्सन हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड, है ना। मिस ज्वाइंडर मतलब आपने गलत को ज्वाइन कर दिया, नॉन ज्वाइंडर मतलब जिनको ज्वाइन करना था आपने उन्हें ज्वाइन ही नहीं किया। अब अ हाईली टेक्निकल मिस ज्वाइंडर वेयर देयर आर मल्टीपल डिफेंडेंट्स एंड मल्टीपल सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंड अगेंस्ट डिफरेंट डिफेंडेंट्स सेपरेटली मस्ट बी ऑब्जेक्टेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ऑर्डर नंबर 1 रूल 13 ये बात करता है कि जब मिस ज्वाइंडर होता है ना, तो आप जल्द से जल्द सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले ही बता दो, जिससे बाद में दिक्कत ना आए, है ना। सूट शुरू हो चुका है, आपको पता ही नहीं है कौन सी पार्टी गलत है कौन सी सही है, आपने उठा के ज्वाइन कर दिया। अब हमने नेसेसरी पार्टी जब मिसिंग होती है ना, तो देखो ये बहुत फेटल प्रोविजन है, ये ब्रिज ही टूट जाएगा, केस चलने का ही नहीं है। नेसेसरी पार्टी आगे जाके केस को चैलेंज कर देगी कि भाई मेरे तो बहुत बड़ा वो था, इम्पैक्ट पड़ रहा था, रूल नंबर 9 में मेरे लिखा है कि यार मेरे को नेसेसरी पार्टी के बिना तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी तो फेटल है, मतलब सूट को बर्बाद कर देगी, है ना। भले प्रॉपर पार्टी जो है, प्रॉपर पार्टी अगर नहीं भी है तो भी लॉ सूट चलता रहेगा, है ना। पर अगर नेसेसरी पार्टी नहीं है तो पूरा सूट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नेसेसरी पार्टी ना मेरिट्स ऑफ द केस से जुड़ी होती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, मैं दूसरे वीडियो में डील कर दूंगी। तो आगे चलते हैं। अब क्या, सर्जिकल रिपेयर आ जाती है, पावर टू अमेंड। अब बेचारे इंसान है, गलती तो करेंगे, कोर्ट को एंट्री ले लेनी पड़ती है रूल नंबर 10 पे। अब यह है इम्प्लीडमेंट और स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द पार्टी, ठीक है। बोनाफाइड मिस्टेक हुई, प्लेंटिफ ने गलती से किसी और को ऐड कर दिया, किसी को हटा दिया, ठीक है, तो स्ट्राइक आउट कर देंगे। जो भी गंदी है पार्टी, मतलब जो गलत घुस गई है सूट में, जिसका कोई अधिकार नहीं था और वो भी घुस गई है, तो स्ट्राइक आउट कर देगी, कोर्ट उसे बाहर निकाल देगी, और वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द पार्टी मे बी डन बाय द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। पर लिमिटेशन एक्ट का एक ट्रिगर है, सेक्शन नंबर 22 में ये लिखा है कि भाई व्हेन अ न्यू डिफेंडेंट इज एडेड the proceeding against them are deemed to have begun only on the service of the summons, the statute of limitation applies on the new date। अगर हमने किसी नए डिफेंडेंट को ऐड किया है, एक डिफेंडेंट जो है ऐड होना बाकी रह गया था, मतलब जो शुगर मिल का मालिक है ना ABC, उसमें ना एक D भी था, है ना, वो साइलेंट पार्टनर था, किसी को पता नहीं था कि भाई शुगर मिल में वो भी आता है। अब अचानक से क्या है, रामू को लगा कि यार मुझे तो इसे भी ऐड करना है, तो जो डी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स है ना, उसने डी को ऐड तो करवा दिया कोर्ट से क्या के, क्योंकि रूल नंबर 10 है, वो सर्जिकल रिपेयर करेगा कोर्ट, क्योंकि भाई रामू इंसानी तो है, भूल गया बेचारे डी को ऐड करना, तो कोर्ट डी को ऐड करेगा। पर डी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 22 में ये लिखा है कि वो डी के खिलाफ तभी से शुरू होगी जिस दिन कोर्ट ने डी को ऐड किया था रामू के कहने पे, तब नहीं जब रामू ने ABC के खिलाफ सूट किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डायनामिक रीअलाइनमेंट। अब क्या हुआ भाई, रामू ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं इस केस से निकलना चाहता हूँ और मैं अब नहीं करना चाहता कंटिन्यू, ठीक है। तो अब क्या है कि जो डी था वो पता लगा कि उसके कुछ पैसे मार रखे थे शुगर मिल के मालिकों ने, ABC ने। तो डी ने क्या कहा, रामू तो चला गया, आप ना मुझे ऐसा करो, आप मुझे रामू की जगह दे दो, मैं प्लेंटिफ बनने को तैयार हूँ, मैं ट्रांसपोजिशन कराना चाहता हूँ अपना, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि द कोर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर पार्टीज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, डिफेंडेंट टू द को प्लेंटिफ और वाइस वर्सा, टू मीट द एंड्स ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस एंड अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। अब जो है डी जो है नया सूट फाइल करता है ABC के खिलाफ अपने पैसे लेने के लिए, है ना। तो रामू तो भाग गया बीच में से केस छोड़ के, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ मैं। तो अब डी बन चुका है D वर्सेस ABC, क्योंकि डी ने अपने आप को ट्रांसपोज करा लिया। क्यों? क्योंकि एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ABC बाकी डिफेंडेंट के खिलाफ भी उसका एक बन रहा था, ठीक है। द प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटस ऑर्डिनरली, मतलब मास्टर ऑफ द सूट जो है प्लेंटिफ होता है ना, और वो कंपेल नहीं कर सकते हम उसको कि भाई तुम ज़बरदस्ती किसी को केस में घुसाओ, ठीक है। द कोर्ट विल ओवरराइड दिस टू ट्रांसपोज अ पार्टी इफ़ अ कंप्लीट एडजुडिकेशन रिक्वायर्स द इंटरेस्ट। आप इस पॉज करके इस पूरे डायग्राम को समझ सकते हैं। अब क्या है कि स्टैच्यूट हमने लिमिटेशन का पूछा था ना, रूल नंबर 13 में लिखा है भाई सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले ही आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दो अगर कोई मिसजॉइंडर होता है तो, ठीक है। इसमें क्या है, रूल क्या है, ऑल द ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द नॉन जॉइंडर, मिसजॉइंडर और मल्टीफेयरनेस मस्ट बी टेकन एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। हम रूल नंबर 13 की बात कर रहे हैं। द डेडलाइन ऑब्जेक्शंस मस्ट बी रेज्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो भी सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद अगर हमने मैटर लिया, ऑब्जेक्शन लिया, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब पूरा एंड हो गया है। रूल नंबर 9 क्या है, प्रोटेक्शन एंड शील्ड है। रूल नंबर 10 क्या है, करेक्शन एंड सर्जरी से डील करता है। इनके हेडिंग्स आप एकदम दिल पे मत लेना, मतलब ये मैंने बस एग्जांपल के लिए लिखा है। रूल नंबर 13 क्या है, फाइनलिटी एंड वेवर, ठीक है। रूल नंबर 9 में तो भाई जो भी नेसेसरी पार्टी है उसको आप नॉन जॉइंडर नहीं कर सकते। रूल नंबर 10 में स्ट्राइकिंग आउट और इम्प्लीटमेंट है कि भाई जो गलत ऐड हो गई हैं उनको हटाओ, जो चाहिए थी उनको लाओ। रूल नंबर 13 में क्या है कि भाई सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले अगर आपने मिसजॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मल्टीफेरियसनेस का इशू उठा दिया तो ठीक है, वरना उसके बाद नहीं उठा सकते। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज डिजाइन एज अ मैकेनिज्म not to act as a trap of the procedural technicality, but combining the protective shield under rule number 9, flexibility under rule number 10 and waiver of the deadline under rule number 13, ठीक है। अब necessary party is present in the network, the court will mold and amend the procedure is the handmaid of justice and not its master. With this, legal ledger is ending this. Thank you guys for watching.